डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र के रूप में पिछले वर्ष जो वार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ था उसके जो मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और इससे आपको इन प्रश्नों को याद करने में सहायता मिलेगी। तो यह हमारा प्रथम प्रयास है और आपको परीक्षा तक और अन्य विषयों के खास तौर पर सामाजिक विज्ञान के जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं हम उस पर चर्चा करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा आपके लिए आसान हो जाएगी और परीक्षा का प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो छात्र पहली बार इस चैनल पर आए हैं, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें और इस वीडियो सेशन को आप लाइक कर दें। इसके अलावा आपको इस वीडियो पर जो आप 10-15 मिनट गुजारेंगे तो आपको लगेगा कि यह वीडियो हमको अन्य छात्रों पर भी उनको भेजनी चाहिए ताकि उनका भी कुछ इससे बेनिफिट निकले और एक आसान तरीके से चीज़ों को याद करने में मदद मिले। तो मैं आपको परिचय दूं, पूर्ण प्रताप सिंह मेरा नाम है और राजनीति विज्ञान से यूजीसी नेट, एमपी सेट, वर्ग 1 की दोनों परीक्षाएं क्वालिफाइड। इस तरीके से आपको एक विशेष अनुभव आपको प्राप्त होगा। तो हम बढ़ते हैं प्रथम प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न है कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ? तो रियो डी जेनेरो ये ब्राज़ील का एक शहर है और यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। मनुष्य विकास करता है तो विकास करने के दौर में वह पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। वो पेड़ों को काटता है, वह उद्योग लगाता है, जिससे पर्यावरण का तापमान बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर लगातार बढ़ता है। इस वजह से प्रदूषण भी बढ़ता है क्योंकि CO2 मुख्य ऐसी गैस है जिससे तापमान बढ़ता है और CO2 के कारण बहुत अधिक मात्रा में इस जीव जगत को नुकसान पहुंचता है। इसके लिए जो सम्मेलन हुआ था वह हुआ जून 1992 में। तो इसका प्रथम ऑप्शन सही रहेगा, इसको ध्यान में रखें, जून 1992। इसके बाद जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें हम बढ़ेंगे तो छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियाँ किन पेड़ों की पूजा करती हैं? तो जो जनजातियाँ हैं उनमें मुंडा और संथाल, एक छोटा नागपुर क्षेत्र जो कि झारखंड में है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका महुआ और कदम। तो महुआ इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनका रोज़गार भी चलता है, इनको भी बीनते हैं और उससे काफ़ी लाभ मिलता है। महुआ से वो ताड़ी बनाते हैं जिसको हम देसी शराब कहते हैं, तो इस वजह से उनकी पूजा करते हैं लोग। फिर है आपकी भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित हैं। तो ऐसी योजना है तुम्हारी जो कि यह कौन सी नदी पर बनी होगी, क्या आप बता सकते हैं? अनुमान लगाएं आप। तो यह आपकी परियोजना है नर्मदा नदी पर और उस परियोजना का नाम है सरदार सरोवर बांध। और यह जो सरदार सरोवर बांध है यह सरदार पटेल के नाम पर रखा गया है, ये जो नाम है, क्योंकि पटेल साहब का पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। इसलिए जो भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है उसमें उत्तर हो जाएगा आ नंबर, सरदार सरोवर बांध। यह हमारे मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है और बॉर्डर से गुजरात लगता है, फिर वहीं पर महाराष्ट्र लगता है और हमारे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उसके ऊपर राजस्थान की सीमा लगती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आ, यानी सरदार सरोवर बांध। फिर अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी होती है जिसको हम खाते हैं, यह जो खाने के लायक होती है? तो यहाँ पर चाय, जूट, धान, रबर, इनमें से एक खाद्यान्न फसल हो जाएगी आपकी धान, क्योंकि जूट तो व्यापारिक फसल है, रबर भी व्यापारिक फसल है और चाय भी व्यापारिक फसल है, यानी जिसको हम व्यवसाय के लिए खास तौर पर
बोते हैं, जिसको हम बाज़ार में बेच देते हैं, उसको व्यावसायिक फसल कहते हैं या फिर बाज़ारी या नकदी फसल कहते हैं। तो ध्यान में रखें कि अगर पूछा जाए कि खाद्यान्न फसल कौन सी है, नकदी फसल कौन सी है, तो हमसे आसानी से बन जाए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। तो महात्मा गांधी जी ने कई पुस्तकें लिखी थीं, जिसमें इनकी एक पुस्तक का नाम है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, जो कि उनकी आत्मकथा भी है। लेकिन इसमें ऑप्शन में है एक पुस्तक का नाम हिंद स्वराज। तो गांधी जी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। इसमें एक ऑप्शन है गोदान। गोदान प्रेमचंद जी की एक उपन्यास है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचना लिखी थी, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या आप में से कोई बता सकता है कि भारत का वह प्रथम व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार मिला वो कब मिला? इसके बाद भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो भारत एक खोज किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है वो। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी जी पर थोड़ा चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। और इन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो स्वाधीनता आंदोलन थे, उसमें आपका 1920 में एक आंदोलन किया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इसके बाद 1930 में एक आंदोलन किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ 1942 में, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है भारतीय इतिहास में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। छठवां ऑब्जेक्ट है HDI का अर्थ क्या है? HDI, H से हो गया ह्यूमन, D से डेवलपमेंट, I से इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। इस सूचकांक में क्या होता है? तो इस सूचकांक में यह ध्यान दिया जाता है कि मनुष्य का विकास किन किन आंकड़ों पर आधारित होगा। यानी हमको अगर किसी क्षेत्र में मनुष्य के विकास की बात करनी है तो हम किन चीज़ों पर ध्यान देंगे? तो हम ध्यान देंगे कि उसकी शिक्षा कितनी बेहतर है, उसका स्वास्थ्य कितना बेहतर है, उसका जीवन प्रत्याशा कितनी बेहतर है, यानी कि उसकी जो आयु है वह कितने वर्ष तक जीता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें रिक्त स्थान है। तो पहला क्वेश्चन है कि ये जो शॉर्ट फॉर्म है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत कितने दिनों के कार्य रोजगार की गारंटी दी गई है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका 100 दिवस के लिए, क्योंकि जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में पहले आपने देखा होगा कि कुछ परिवार के लोग, महिलाएं, सभी लोग गांव में काम करती थीं। अब तो उसकी जगह पर JCB काम करती है। लोगों को रोज़गार मिलता था इससे, और 100 दिन के कार्य करने के लिए इनको एक काम का मौका मिलता था। अभी भी वो योजना अभी भी है, लेकिन अब मशीनों ने लोगों के रोज़गार को कुछ कम कर दिया है। तो दूसरा खालिस्तान है कृषि खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। तो यह गतिविधि है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। यानी हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक होता है, द्वितीयक होता है क्षेत्रक, फिर तृतीयक क्षेत्रक होता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसमें कृषि, खनन, पशुपालन, मछली पालन, ये सब होता है। द्वितीयक क्षेत्रक में क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्रक में उद्योग। इसके अलावा हम जो प्राथमिक क्षेत्रक से जो भी उत्पादन करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, यदि हम उन फसलों से कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं, जैसे कि हमने गेहूँ उत्पादन किया और उसके बाद हमने उसका आटा बनाया, और आटे को यदि मार्केट में हम ले जाकर रखते हैं तो, या ब्रेड बना देते हैं, तो वह द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। सेवा क्षेत्रक होता है। सेवा क्षेत्रक में जैसे बैंक, स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, ये सब आ जाएंगे। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में, जैसे कि एक है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, एक है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, एक है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना?
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऐसे करके काफ़ी राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सन कब बना, ये श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो ये बना था 1948 में। और हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? डेट और सन जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा खालिस्तानी सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। तो इसमें हो जाएगा आपका गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार में क्या होता है? यानी एक से अधिक जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वह आपस में मिलकर सरकार बनाती हैं। फिर छठवां क्वेश्चन, अफ्रीका में 1890 में रिंडर पेस्ट क्या था? एक पशु रोग था। अफ्रीका एक महाद्वीप है और एक पशु रोग था रिंडर पेस्ट, इसको ध्यान रखें। फिर है सत्य असत्य वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें हम देखेंगे कि गैर नवीकरणीय साधन वे हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। गैर नवीकरणीय यानी कि जो दोबारा नए नहीं बन पाते, यानी अगर एक बार ख़त्म हो जाएं तो फिर जल्दी वो दोबारा हमको नहीं मिलेंगे। जैसे कि जीवाश्म ईंधन जो कि ज़मीन के नीचे से उनको निकाला जाता है, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, इस प्रकार से। तो ये जल्दी एक बार यदि समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सालों की प्रक्रिया के बाद बनते हैं, तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो गैर नवीकरणीय स्रोत तो हम जानते हैं कि भाई ये जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। तो नवीकरणीय स्रोत क्या है? जैसे कि सोलर ऊर्जा है। जो सूर्य से हमको प्राप्त होती है, वह तो सूर्य डेली चमकता है ना, तो प्रकाश डेली मिलता है इंसान को, तो वह कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर है आपका भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि भारत में जो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल हैं 12 अनुसूचियां। उसमें से एक है 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं को रखा गया है। 12 अनुसूचियों के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी अनुसूचियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है ना। फिर है आपका भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है। तो यह क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हमने भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को कनाडा के संविधान से अपनाया है। संघात्मक व्यवस्था वह होती है जिसमें राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो यह कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। फिर अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है। तो यह कथन सत्य है। पत्तन क्या होता है? यानी बंदरगाह, जहाँ पर कोई जहाज़ आकर रुकते हैं और वे व्यापार के लिए, आयात निर्यात के लिए वहाँ पर एक, जैसे स्टैंड में बस रुकती है, वैसे पत्तन में बड़े बड़े जहाज़ रुकते हैं। एक और आपको ध्यान होगा, बंदरगाह है न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते थे। तो यह कहाँ पर है? यह है मुंबई में। ठीक है ना। फिर है आपका 5वां, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र की गतिविधियाँ स्वतंत्र हैं। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र आपस में एक दूसरे से सहयोग प्राप्त करते हैं, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। फिर है आपका मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। यानी जो मुद्रा का रूप है वो है आजकल नोट में चेंज हो गया है या सिक्कों में चेंज हो गया है। लेकिन प्राचीन काल में तो क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी आप को यदि कोई वस्तु लेनी है तो आप उसको पहले कुछ अनाज दे दें, बदले में आपको वह कुछ बाज़ार से चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे सब्जी है तो आप सब्जी के बदले में अनाज देते हैं, गांव में देखते होंगे आप लोग। लेकिन वर्तमान में अब नोट और सिक्के शामिल होते हैं। तो यह कथन सत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी मिलाइए। तो इसको बड़े ध्यान से करना चाहिए, और छात्रों को यह क्वेश्चन कभी कभी कठिन लगते हैं, बनते नहीं हैं। तो हमको ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पहले सबसे सरल जोड़ी जो हो उसको मिलाओ। तो भाई चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर से सबको पता है कि सीमेंट बनता है ना। सीमेंट बन जाएगा चूना पत्थर का। इसके बाद जो भारतीय रिजर्व बैंक है,
वह क्या करेगा? भाई ऋण देगा ना, ऋण का औपचारिक स्रोत है। इसके बाद राजनीतिक पार्टियों के कार्य, तो राजनीतिक पार्टियों के कार्य चुनाव और सरकार व्यवस्था, यानी वो चुनाव लड़ते हैं और सरकार चलाते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इस तरीके से ये चुनाव लड़ते हैं और सरकार की व्यवस्था चलाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्रिंट मीडिया। मीडिया क्या होता है? आप लोग सोशल मीडिया का नाम तो बहुत सुनते होंगे। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मतलब जो हम देखते हैं अखबार, जिसको सुबह सभी लोग पढ़ते हैं, तो ये प्रिंट मीडिया में क्या आ जाएगा? सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार, यानी देश दुनिया की खबरें होती हैं उसमें। फिर आपका साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन है, ये क्या है? जो कि सन 1928 में आया था और इसका भारतीय नेताओं ने विरोध किया था। विरोध का कारण क्या था? क्योंकि इसमें सभी जो सदस्य थे वह अंग्रेज थे और इसका विरोध जगह जगह हुआ था। उसमें एक नेता थे लाला लाजपत राय, जिसको एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाठियां मारी थी और उन लाठियों से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उन अंत में वो ख़त्म हो गए। इसलिए बाद में क्रांतिकारी भगत सिंह ने बदला लिया था, सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा है स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, बी नंबर। तो इसका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं और निजी क्षेत्र होते हैं, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र होता है और गवर्नमेंट क्षेत्र होता है। तो आशा है आपको ये बेहतर लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी आपको जो कि आपको इससे याद करने में भी हेल्प करेगी। देखिए आपकी बोर्ड परीक्षा है और बोर्ड परीक्षा में एक एक अंक का बहुत महत्व रहता है, इसलिए अभी मुश्किल से 2 माह बचे हुए हैं। तो आप उसमें अगर आपने अभी तक तैयारी ठीक से नहीं करी है तो आप तैयारी को आगे बढ़ाएं, बेहतर करें, सभी विषयों पर ध्यान दें और जो विषय कठिन लगते हैं उनको डेली पढ़ें, खासतौर पे छोटे छोटे प्रश्न जरूर पढ़ें। फिर आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यह बच्चों से बहुत कम बनते हैं वाले प्रश्न, वो छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि मैंने कक्षा 11-12 की कॉपी चेक की है तो दिखता है कि भाई बच्चे कहाँ पर कमजोरी करते हैं, कहाँ गलतियाँ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी? मिल यानी कारखाना, यानी कि जहाँ पर कपास से कपड़ा बनता है, तो यह थी मुंबई में। आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि मुंबई में ही क्यों लगाई गई ये मिल। थोड़ा सा सोचें आप कि मुंबई में ही क्यों लगाई गई होगी। ठीक है, आप समझें और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुंबई में क्यों लगाई गई, क्योंकि ये महाराष्ट्र क्षेत्र है। महाराष्ट्र क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है और जो कपास है वो काली मिट्टी में बहुत अधिक होता है। तो उद्योग या कारखाने वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पर उद्योग के लिए कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाए, यानी कि उसको कच्चा माल ढोने के लिए नहीं पड़ेगा, तो आसानी से उद्योग संचालित हो सकेंगे। इसलिए पहली कपड़ा मिल भारत में मुंबई में लगाई गई। फिर हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध, जिसको वर्ल्ड वार बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में। 1914 से लेकर 1919 तक चला ये, ठीक है ना? तो इसको याद रखें। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम लिखिए। द्वितीय क्षेत्र मैंने बताया था कि जहाँ पर उद्योग वाली वस्तुएं बने, यानी जो हम मार्केट में चीज़ें देखते हैं ना, वो सब अधिकतर द्वितीय क्षेत्र की हैं। इसमें आपकी चाहे वो मशीनों का निर्माण हो रहा हो या उसके पुर्जे बनाए जा रहे हों, चाहे कोई फैक्ट्री में कोई मशीन बन रही हो या फिर कोई कपड़ा बन रहा हो, चाहे वो यानी XYZ जो भी मार्केट में देखते हैं वो सब लगभग द्वितीय क्षेत्र की चीज़ें हैं। इसके बाद अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? अतीत मतलब पुराना, जो गुजर गया है, यानी इतिहास। तो मुख्य माध्यम था आपका व्यापार। आप लोगों ने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, है ना? मिस्र तक हमारे प्राचीन समय के लोग व्यापार करते थे, वहाँ से लोग यहाँ व्यापारी आते थे। एक मेसोपोटामिया की सभ्यता सुनी होगी आप लोगों ने, ईरानी क्षेत्र से भी लोग आते थे। तो व्यापार के माध्यम से लोग जुड़ते थे।
अगला क्वेश्चन, किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे क्या कहते हैं? किसी राष्ट्र में हो रहा है, किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई, यानी कि हम सरकार के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं और वो संघर्ष हो रहा है हमारे देश के अंदर और वह हिंसा हो जाए, हिंसा यानी मारपीट खून खराबा होने लगे, तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। तो हम अपने पड़ोसी देशों में भी देख रहे हैं, श्रीलंका में भी हिंसक युद्ध हुआ, गृह युद्ध हुआ, बांग्लादेश में हुआ, म्यांमार में हुआ, अभी कुछ समय पहले नेपाल में हुआ, जिसको जैन जैड क्रांति कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? तो सबसे सुविधाजनक यहाँ पर वायु परिवहन होगा, क्योंकि व्यक्ति को बहुत ही कंफर्ट फील होता है उसमें। आगे हम बढ़ते हैं, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, चलिए एक दो प्रश्न और चर्चा करते हैं, इसके बाद फिर अगर रिस्पॉन्स आपका ठीक रहेगा तो हम आगे इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। फिर आपका वन संरक्षण हेतु किए गए 2 आंदोलनों के नाम बताइए। तो ये नाम पूछ रहा है वन संरक्षण के लिए कौन से आंदोलन हुए हैं। तो यहाँ पर जो आंदोलन हुए हैं उसमें आपको एक नाम याद आ रहा होगा, चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। फिर आता है आपको एपिको आंदोलन, ये दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, वनों के 2 प्रत्यक्ष महत्व क्या हैं? तो वनों से हमको कौन कौन से लाभ मिलते हैं भैया? एक तो लकड़ी मिल जाती है, औषधियाँ मिल जाती हैं, जड़ी बूटी मिल जाती हैं और फर्नीचर मिल जाता है। ठीक है, जलाऊ लकड़ी मिल जाती है और पर्यटन के साधन मिल जाते हैं, लोग वहाँ घूमने जाते हैं, झरने तालाब, बढ़िया एकदम। तो आगे है 2 मोटे अनाजों के नाम लिखिए। तो ज्वार, मक्का, बाजरा, कोदो, कुटकी, ये सब क्या है? ये मोटे अनाज है। वर्तमान में सरकार मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए श्री अन्न योजना चला रही है, श्री अन्न योजना। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट की एक है लहरी बाई। ठीक है ना, तो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है। फिर आपकी 2 व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। 2 व्यावसायिक फसलें यानी कि जिनको हम खेती करते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। फिर आपका व्यावसायिक फसलें हो जाएंगी चाय, गन्ना, जूट, रबर। तो कैसा रहा छात्रों ये आपका प्रश्न पत्र पर ये डिस्कशन? हमें ज़रूर बताएं और यदि आपको बेहतर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन ज़रूर दें। और जो आपके साथी लोग पढ़ते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें, उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। ठीक है, अब मिलते हैं आगे वीडियो में। नमस्कार।